बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आपकी सुबह का आगाज हो चुका है आज के एक्सप्रेसो के साथ और एक नई सुबह के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो उस आगाज को अच्छा करने के लिए मैं और इमरान सुबह सुबह आते हैं ताकि आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, आपके साथ डिस्कशंस करें और हमारे सेगमेंट्स की शक्ल में हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि आप एंटरटेन भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और कल का दिन सियासी तौर पे तो बड़ा तेज था। आज का दिन सियासी तौर पे कैसा होने वाला है ये अभी तक नहीं मालूम, लेकिन कल के दिन के लिए कल के शो के लिए इनफैक्ट फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया। और कल हमने जो पोल रखा था उसके लिए भी आज भी हम आपके लिए एक पोल लेकर आए हैं और उसमें हम आपसे पूछेंगे टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक को बहाल कर दिया गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? मैं कुछ इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार करीब आप मेरी और अरमला की टिकटॉक्स देखेंगे। नहीं, टिकटॉक्स देखेंगे आप और टिकटॉक्स पे फिर आपने हमें लाइक्स देने हैं, फिर ये खुश हो जाएंगे जब लाइक्स आएंगे। खैर, हमारा पोल आपको नजर आ रहा है इस वक्त। क्या टिकटॉक की बहाली का जो गवर्नमेंट का फैसला है वो नहीं होता है, ये दुरुस्त है या नहीं? हमारे व्हाट्सएप पे हमें फीडबैक दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दें। और हम आपको प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे कि इस हवाले से आपकी क्या राय और कितनी फीसद राय। कोई पता नहीं टिकटॉक्स भी हो जाए अगर बहाल हो गई तो। आज हमें टिकटॉकर जुल्करनैन भी ज्वाइन करेंगे हमारे शो के अंदर। आज की हेडलाइंस क्या है नजर डालते हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान इल्जामात की बौछार। वजीर आजम ने ज्यादा आलूदा शहरों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स में मुज़ाकरात कामयाब, शहर इक़्तिदार में 6 रोज बाद धरना खत्म। सेगमेंट मेरा घर में अलामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जा रहा है। टिकटॉक इंतजामिया की गैर इखलाकी मवाद को रोकने की यकीन दहानी पर पीटीए ने टिकटॉक बहाल कर दिया। जी, हेडलाइंस आपने जानी और हेडलाइंस के बाद इमरान सुबह सुबह कुछ बड़ी खबर से पहले हम मौसम की सूरत-ए-हाल बता देते हैं। मौसम बताना जरूरी है। सबसे पहले बता देते हैं लाहौर का मौसम या इस्लामाबाद का मौसम, जो भी आप जानना चाहें। सबसे पहले हमारे पास इस्लामाबाद का मौसम आपको बताएं तो इस्लामाबाद में जनाब मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम रहेगा, जबकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने की। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पेशावर की तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 जबकि कम से कम 16 होगा और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो 28 होगा जी इसका मैक्सिमम और कम से कम दर्जा जो है वो 8 होने वाला है। सो ओवरऑल वेदर सिचुएशन इज। वैसे आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद का मौसम तकरीबन एक जैसा है हम अगर ओवरऑल बात करें। खैर, ये तो मौसम की सूरत हाल है, इसके मुताबिक प्लान कर लीजिए आज जो भी आपने करना है। हम आपको लेकर जा रहे हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की। तो कराची जलसे के बाद अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो सियासी महाज है वो एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की सियासी नारेबाजी को पीपल्स पार्टी ने भी नामुनासिब करार दिया, मगर इसकी गिरफ्तारी, उनकी जो गिरफ्तारी है उसका इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर डाल दिया गया है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम में दरार डालने की कोशिश भी करार दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए ऑपोजिशन को किसी भी किस्म की कोई रियायत ना देने और कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का भी कहा है। बिल्कुल, वजीर आजम ने कुछ दिन पहले टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ के हवाले से कहा था कि अब आपको एक नया इमरान खान नजर आएगा, हम आपको आम जेल में डालेंगे और वापस आओ तो मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ इस तरह के अल्फाज थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के काफी गुस्से में लगे थे, जिस पर मरियम नवाज ने कराची जलसे में खिताब करते हुए कहा था अभी तो एक जलसा हुआ है, आप अभी से परेशान हो गए हैं, अभी तो इश्क इम्तिहान और भी हैं। लेकिन एक इम्तिहान मरियम नवाज पे आ गया जब कैप्टन सफदर को उनके होटल रूम से गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत-ए-हाल दिलचस्प उस वक्त बनी जब सिंध हुकूमत ने इससे लाइलमी का इजहार किया, जबकि गिरफ्तार करने वाली सिंध पुलिस ही थी, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने होटल के अंदर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और कहा कि सिंध हुकूमत पे लम्हा भर भी उन्हें शक नहीं हुआ। ताहम बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के बावजूद। ये एक सवालिया निशान है। इस तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे। वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर
नूर अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगर हम बात करें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर रिहाई के हवाले से, तो फायदा किसको हुआ? अब मरीम नवाज साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया गया, अगर हिम्मत है तो मुझे भी गिरफ्तार करो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। कैप्टन सफदर साहब ने जो वहाँ पे नारेबाजी की और वहाँ पे जो कानूनियत हुई, तो उस पर ज़ाहिर कानून अमल में आया। कानून सबके लिए एक बराबर है। कोई भी नेशनल लेवल का पॉलिटिकल लीडर या कोई भी रहनुमा अगर ऐसे किसी जगह पे जाता है, ज़ाहिर फातह खानी करने जाते हैं, वहाँ पे एक संजीदगी का इजहार ज़रूर होना चाहिए। कोई सियासी जलसा नहीं होता, फिर बाबाए कौम का मज़ार है और एक तक़द्दुस और एहतराम की जगह है। तो अगर कोई कारकुन जो होते हैं किसी भी जमात के, वो वहाँ पे नारेबाजी करें या वो वहाँ पे इनडिसिप्लिन हो, वो तो फिर भी कोई जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि नातजुर्बाकारी की वजह या जो भी है, लेकिन जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं वो इस चीज़ को वहाँ पे फ़रोग़ दें और इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, तो ज़ाहिर है उस पर कानून अमल में आया। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ ये अमल में आता है और आना चाहिए। जहाँ मरीम सफदर अवान साहबा या मरीम नवाज साहबा की बात है, जो आपने बात की है, तो ये कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए तो गिरफ्तारियाँ होती नहीं है। कानून के मुताबिक सारा काम होता है। तो अगर वो कोई लाकानूनियत करेंगी तो फिर जाहिर है उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर वो नहीं कोई लाकानूनियत करेंगी तो किस तरह कोई उनको गिरफ्तार कर सकता है? वो तो एक जमात की लीडर हैं, लेकिन किसी आम आदमी को भी आप इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि ज़ाती इंतकाम वगैरह तो है नहीं, जो कि कानून के मुताबिक चलेगा तो उसके मुताबिक उसके साथ कानून के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने यह इल्जाम लगाया है कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को वफाकी हुकूमत की इमा पे गिरफ्तार किया गया, जबकि हम कोर्ट के अंदर जब प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रोसिक्यूटर ने इस बात को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुखालफत की और समहाउ पुलिस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। तो ये दोहरा मेयार भी हमें नजर आता है। इस पर क्या राय है आपकी, जो सिंध हुकूमत का रवैया है? देखिए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक सूबाई मसला है, और अगर उन्होंने कानून के मुताबिक कोई काम किया है तो उस पर उनको मेरे ख्याल में शर्माना नहीं चाहिए। उनका इकट्ठा जलसे करना और तहरीक चलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ एक अपोजिशन की जमात तो नहीं है, वो उनकी वहाँ हुकूमत है और उनको इसका पता भी है। और आज से नहीं है, 12 साल से 13 साल से उनकी वहाँ कंटिन्यूस सिंध हुकूमत है। ये कैसे हो सकता है कि कोई वहाँ पे जाके उनकी अपनी हुकूमत के अंदर FIR कराए? तो अगर कोई अच्छा काम किया है या कानून के मुताबिक कोई काम किया है तो उसको ओन करें, उसमें शर्माने की क्या बात है? बाकी आप तहरीक चलाएं। ये तो ऐसी है जैसे तहरीक इंसाफ जो है किसी इशू पे किसी भी जमात के साथ कोई जलसा करे या कहीं पे हम खड़े हों, और कल को अगर वो कोई लाकानूनियत करें और उस इलाके में हमारी हुकूमत हो, तो कानून और आइन के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी होगी कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी जो है वो चाराजोई हो। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिंध हुकूमत की, जो उन्होंने पूरी की मेरे ख्याल में, तो उनको उसको जो है मेरे ख्याल में ओन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब PDM वालों को नया इमरान खान नजर आएगा। एक तरफ तो तहरीक जारी है PDM की, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात कीजिए, तो क्या वो कोई नया तरीका अख्तियार करने जा रहे हैं? नहीं, खान साहब बेसिकली देखें वो एक हम एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करके यहाँ पे पहुंचे हैं, हम एक निज़ाम के खिलाफ जंग करके जिहाद करके पहुंचे हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि प्लेटों में हमें लीडरियाँ मिल गई हैं, कोई किसी का बेटा है तो लीडर है, कोई किसी की बेटी है तो लीडर है, कोई किसी का फूफा ताया चाचा है तो उसको लीडरशिप मिल गई। हम में से हर एक अगर है कोई तो एक जदोजहद करके पहुंचा है। लीडर हमारा 22 साल की करके पहुंचा है, हम सब में से किसी ने 10 साल, किसी ने 12, किसी ने 15 साल लगाए और एक तहरीक के साथ एक मारे खा के रोडों पे तहरीक लग, वो आप वजीरिस्तान मार्च से लेके तो आज तक आप इसको देखें तो हम एक जदोजहद करके यहाँ पे पहुंचे, किसी ने प्लेट में तो दिया नहीं। तो इस वजह से अगर कोई इस तरह की बात होती है, इदारों के पे अटैक होता है, फौज पे अटैक होता है, हुकूमत की बजाय रियासत के खिलाफ कोई बयानिया बनता है, तो उस पे एक जवाब में रिटेलिएशन या जवाब में एक एग्रेसिव टोन का आना एक फितरी अमल है। बाकी जाहिर है वज़ीर आज़म साहब जो हैं एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं और उन्होंने वही काम करना है जो आईन उसको इजाजत देगी। ठीक है, ठीक है। अली भाई ये भी बताइए कि नून लीग का बज़ाहिर एजेंडा इस वक्त उनकी स्पीचेस को देखते हुए, उनके मौक़िफ़ को देखते हुए इदारों के खिलाफ नजर आता है हमें, और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है इदारों को। क्या आने वाले वक्त में हुकूमत इरादा रखती है कि नून लीग पे पाबंदी लगा दी जाए? देखिए वो तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा, हुकूमत क्या किसी पे पाबंदी लगाएगी।
जो पाबंदी लगने के काबिल होगा कोई जमात या कोई शख्स, उस पर ऑटोमेटिकली आइन के मुताबिक वो एक चाराजोई हो जाएगी। तहरीक इंसाफ तो किसी सियासी जमात का भी टारगेट नहीं करती, बल्कि हम तो अमूमी तौर पे जो है खुद एहतसाबी का अमल अपने आप से स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो उनका ये समझते हैं कि वो लोग जो है अब हुकूमत की बजाय रियासत को टारगेट करेंगे और फौज और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हसास इदारों को टारगेट करेंगे, तो उसकी इजाज़त तो कोई भी रियासत किसी को नहीं दे सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी जमात क्यों ना हो। और ऐसी लीडरशिप जिसका अपना लीडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो डिस्क्वालीफाई हो चुका हो और इस वक्त एक अदालत से वो जो है फ्यूजिटिव हैं, फ्यूजिटिव ऑफ लॉ मफरूर हैं, तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, अपने केसेस का सामना करना चाहिए। उनकी जमात को वैसे जमात को टारगेट नहीं करेगा, ना किसी का कोई इरादा है। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने एहतसाब की बात की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अब किसी को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी, तो क्या हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें कि एहतसाब का जो शिकंजा है ऑपोजिशन के गिर्द मजीद तंग होगा? हमारा मैंडेट है तहरीक इंसाफ का इंसाफ, सिर्फ अदालती नहीं बल्कि माशरती इंसाफ भी, और उसमें चाहे जो भी उसके शिकंजे में आएगा, हुकूमत में हो अपोजिशन में हो, ये तो कानून नहीं देखेगा कि कौन है और किसका ताल्लुक किस जमात से है और किस ओहदे पे है। तो जाहिर है माजी में जितनी हुकूमतें हुई हैं, हमारा तो ये 2 साल का उसमें हिस्सा है और 35-40 साल से तो इन्हीं जमातों का वो है। और पाकिस्तान में जितनी करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग या जो पैसा बनाया गया है, जो नाजायज़ पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है, जितनी भी पाकिस्तान में लाकानूनियत हुई है, तो उसका सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा हिस्सा बकदर जुस्सा। जिसने 40 साल हुकूमत की है उससे 40 साल का सवाल होगा, जिसने 2 साल अभी तक किए उससे 2 साल का होगा। तो जाहिर सवाल तो उनसे होंगे और एहतसाब अगर होगा तो उसी का होगा जो ओहदों पे रहा है, जिसने करप्शन नहीं की, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसने कोई जुल्म नहीं किया, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, नून से हो, पीपी से हो, उसको तो फिक्र की कोई वो नहीं है। लेकिन जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, जिसके पापड़ वाले और वो जो डेटियां देते रहे, जिनने बार प्रॉपर्टियां बनाई हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल में बिल्कुल फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के पास तो किसी के लिए कोई, चाहे मैं हूँ चाहे वो खुद क्यों ना हो, कोई गुंजाइश नहीं है जी। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। सही अली मोहम्मद खान साहब, करप्शन नहीं हो रही लेकिन महंगाई हुए जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, बहुत सारे मामला हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन कर लिया। इन द मॉर्निंग इस पे बात करते रहेंगे। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो जंग है वो जारी है, नर्व्स की जंग है और तेज होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन हमने पोल अनाउंस किया था कि टिकटॉक को बहाल करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं। आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पे बताना है और ब्रेक के बाद इसी पे डिस्कशन करेंगे। हमें टिकटॉक का स्टार जुल्करनैन हैदर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। टिकटॉक को मशरूत इजाजत पर बहाल कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि अगर शराइत पूरी ना की गई तो टिकटॉक को मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और टिकटॉक की बहाली के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने खुशी का इजहार करते हुए इसे हुकूमत का खुशाइन फैसला करार दिया है। कुछ हम बात करें इसकी बैन होने के हवाले से, 9 अक्टूबर को ये बैन किया गया था। उसके बाद बहुत मिला जुला रद्द अमल देखने में आया था। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ जो टिकटॉकर्स थे वो कहते थे कि जी हमारे पास तो ये एक प्लेटफॉर्म था। तो ये सारी सिचुएशन, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इसकी वजह से मशहूर हुए और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज उनको अप्रोच किया। मोबाइल फोन मार्केट जो है, टेलीकॉम जो मार्केट है, अगर सबसे ज्यादा इंडोर्समेंट्स यूट्यूब के बाद हमें नजर आती है तो वो टिकटॉक पे नजर आती हैं। तो इट्स अ बिग बिजनेस प्लेटफॉर्म राइट नाउ। लेकिन उसके अलावा इस पे मसाइल भी थे। इस वक्त हमें जुल्करनैन सिकंदर ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं, देखते हैं या बनाते हैं, दे नो हिज नेम, ही इज अ ब्रांड ऑन टिकटॉक और 9 मिलियन प्लस लोग इनको फॉलो करते हैं ऑन टिकटॉक एंड ही इज वन एंड ओनली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमारे ड्रामा मास्टर्स की हीरो भी आपको पता है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आ रहा है। उनसे जरा पूछते हैं। जुल्करनैन, थैंक यू वेरी मच। इतने मशहूर हो गए सिर्फ टिकटॉक्स बनाकर, 2-3 सालों के अंदर फॉलोअर्स की तादाद एज ऑफ सेड 9 मिलियन तक पहुंच गई। एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मैं आपको एक बात बताऊं कि अली जफर की पिक्चर पे इतने लाइक्स नहीं आते इस वक्त, नॉर्मली जितने जुल्करनैन की पिक्चर पे आते हैं। आप इंस्टा देख सकते हैं। जुल्करनैन, क्या कहेंगे इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इमरान भाई, और एंड सेकेंडली इसमें मैं पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी और
तीसरी बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे, मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप इससे बहुत खुश होते हैं। और अगर बात करें अली ज़फ़र, ही इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट और मैं तो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की मेरे लिए बहुत बड़ी देन है जो मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि अवाम ने मुझे इतना प्यार दिया। और ये चाहे किसी भी ज़रिए से दिया, टिकटॉक हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई भी किसी भी शक्ल में, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह की ज़ात का और अपने माँ बाप का, और तीसरे नंबर पर आवाम। यू आर हम्बल, दिस इज समथिंग रियली अप्रिशिएबल, और हम्बल रहना चाहिए था। पहला करीना मोहब्बत की करीना में मैं अगला सवाल भी कर लेता हूँ। जुल्करनैन, शुरू में जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू की, सबसे पहली टिकटॉक वीडियो कब बनाई, तो ये पूछूंगा। दूसरा ये भी बताइए कि कभी सोचा था कि आप इतने बड़े स्टार बन जाओगे, जहां जाओगे लोग आपको देखेंगे, जानेंगे, स्टार बनोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था इमरान भाई। और जब पहला टिकटॉक मैंने बनाया था अपने छोटे भाई को देख के, और वो तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने बनाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को इन्हेंस किया और अच्छी वीडियोस बनाना शुरू की। फिर पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा टिकटॉक के ऊपर दिल लगना शुरू हो गया जब मैंने पब्लिक को एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की, और जो मेरे एक्सप्रेशन थे, मेरी एक्टिंग थी, या कोई भी कुछ भी पब्लिक ने मेरे अंदर देखा। और फिर मैं थर्डली मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं एक बिग स्टार बनूं। लेकिन मैं यही बात करना चाहूँगा कि अभी जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो जुल्करनैन बनने के लिए फ़ॉलो कर रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पहले आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरे ज़रिए उन तक ये पैगाम जाएगा, पब्लिक तक एक पैगाम जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास रेफरेंस हो तो आप तभी स्टार बन सकते हो। आप हमेशा, मतलब अगर आप छोटे हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा आप बिग स्टार भी बन सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अच्छा जुल्करनैन, अगर बात की जाए टिकटॉक के बैन करने की, तो बैन किया गया, बहुत मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। एक तरफ तो आप जैसे जो लोग हैं वो इसको एक पॉजिटिव इमेज के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं। इन लोगों के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो ज़्यादा नहीं है परसेंटेज जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 10%, मतलब बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि 10% लोग ऐसे हैं जो मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या आवाम जिनको देख के कहती है कि यार नहीं, मतलब ये बहुत गलत हो रहा है टिकटॉक पर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन 10% लोगों की वजह से 90% लोगों को गलत मत कहें। वो एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है कि हम वो 10% की वजह से 100% को गलत कह रहे हैं। 90% का कोई कसूर नहीं है भाई। मेरी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर रोकना चाहते हैं तो आप फ़र्ज़ करें मोटरवे पे सानिया हुआ था, ठीक है, अब हम क्या मोटरवे को बंद कर देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक कोई ना कोई हल निकालेंगे कि आइंदा से ये सानिया ना हो वहाँ पे, ठीक है? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो आपकी टिकटॉक वीडियोस का फ़ैन है, और मेरे ख्याल से जब आप किसी को फॉलो भी कर रहे होते हैं तो आप टिकटॉक किसका शौक से देखते हैं? कमल आफ्ताब के अलावा किसी का नाम लेना पड़ेगा? हाँ, मतलब आपको पहले ही पता था कि शायद मैं उसका नाम ले लूँगा लेकिन आप यकीन करें, वो भी कमल बहुत अच्छी है अपनी टिकटॉक के हवाले से भी, वैसे भी वो मीडिया पर्सन है। और अगर उसके अलावा देखा जाए तो मैं एक का नाम नहीं लूँगा, अगर मेरे नाम लेने से किसी का दिल खुश होता है तो वो काफ़ी लोग हैं। तो मैं जो 90% हैं, 90 नहीं, अगर पब्लिक कहती है ये जी नहीं जी 90% तो नहीं है, आप 80% कह लें, मैं उन 80% लोगों को अपना फेवरेट करार देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसी तरह वीडियोस बनाएं और ख़ुद को एक बड़ा स्टार बनने के लिए रेडी करें या उसके मुतालिक तैयारी करें। अच्छा, व्हाट आई बिलीव, बड़े स्टार तो आप बन गए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आपका ड्रामा शुरू हो गया, कल टीम के साथ आपसे बात हुई थी और आज 1-on-1 बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमें बताइए, एक तो मास्टर्स जो ड्रामा है उसका फीडबैक कैसा रहा, कल पहला एपिसोड चला, और मजीद इसके हवाले से, अपने कैरेक्टर के हवाले से जो आपका इस ड्रामे के अंदर है, क्या बताएंगे आप एक्सप्रेस नाज़रीन को? लोगों को सारिम की सूरत में बहुत ही अच्छी कॉमेडी ड्रामा
और उसके अलावा इश्क में मुब्तला होने वाला एक बहुत ही शिद्दत वाली मोहब्बत होती है वो, उसके अलावा एक घर का वाहिद कफ़ील, उसके अलावा और बहुत सी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। आई होप कि पब्लिक बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पब्लिक इंजॉय करेगी भी। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा एक्सप्रेस का, उसके अलावा मेरे डायरेक्टर का, मेरे प्रोड्यूसर का, उसके अलावा जितने सेट पे लोग हैं स्पेशली मतलब मैं पूरी कास्ट का भी बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव बने हैं। इट इज़ माई डेब्यू, तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इसको लेकर। ज़बरदस्त, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जुल्करनैन। लेकिन उसके साथ साथ आप कल भी हमारे शो एक्सप्रेसो का हिस्सा बने थे, आज भी आप हमारे साथ हैं। क्या मैसेज देंगे हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों को? मैंने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लोगों तक दिया है इस शो के ज़रिए, और मैं आपके लिए भी नेक ख्वाहिशात रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये शो पाकिस्तान का नंबर 1 है और रहेगा भी इंशाल्लाह। और आप भी नंबर 1 टिकटॉकर हैं और रहेंगे। अच्छी वीडियोस बनाते रहिए। ही इज वन ऑफ द टिकटॉकर्स जो पॉजिटिव, अच्छी, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं। सब ऐसी बनाएं यार, ऐप बैन नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से, लोग एंटरटेन होते हैं इससे। और इसी पॉइंट बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो, और अब बात कर लेते हैं हम कुछ आपकी सेहत के हवाले से। बिल्कुल, और अर्थराइटिस वीक के हवाले से हमने आपको बताया था पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थराइटिस वीक मनाया जा रहा है और आज इस आगाही वीक का आखिरी दिन है। इस पूरे हफ्ते में हड्डियों की बीमारी की वजूहात, इब्तदाई अलामात, बर वक्त तशखीस, इलाज, मुआवजा, इससे बचाव और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को अवेयरनेस दी गई, आगाही फराहम की गई। लेकिन इसके साथ साथ आज अगर बात की जाए तो हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक आगाही फराहम करने का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम है वो अपनी हड्डियों का खास ख्याल रखें, हड्डियां सेहतमंद तो मुस्तकबिल महफूज। इस जो पूरी वीक का बेसिकली पर्पस यही होता है कि हड्डियों से रिलेटेड जितनी बीमारियां उसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए, और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है। तो इसका जो थीम था वो हमने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल, और हम खास तौर पे एक्सप्रेसो में अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज ऑलवेज निभाते हुए कोशिश करते हैं। तो ये हड्डियों का भुरभुरा हो जाना आम फहम अंदाज में ये इस ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का नाम है। आप सेहतमंद दूध का इस्तेमाल करके हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज करके आप कर सकते हैं। वैसे हेल्थ एंड फिटनेस में हम आपको एक्सरसाइजेस भी बताते रहते हैं। दूसरी जानिब, एक जानिब तो हम ये बात करें ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन है वो भी किया, और हम भी इस कैंपेन का किसी न किसी तौर पर हिस्सा रहे हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आगे जो बीमारियां हैं जो हम फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कहते हैं, बहुत सारी अमवात जो बुनियाद है बीमारियों की। डॉक्टर सानिया निश्तर को कोरोना हो गया, जाम कमाल साहब सीएम बलोचिस्तान को कोरोना हो गया, तो इससे बचिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को लेकर मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैंकिंग का आगाज़ किया गया। इस्लामाबाद में क्लीन एंड ग्रीन चैंपियन सिटी अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई है और उसमें मुख्तलिफ अवार्ड्स भी दिए गए हैं। खैर टाइम कम है, डू वी हैव टू टॉक अबाउट द 14 years old girl? हमारे पास कोरोना की हमने बात की है, तो अमेरिका में बात की जाए तो एक 14 साल तालिबा हैं जिन्होंने नौमर साइंसदान 2020 का अवार्ड जीत लिया है। बेसिकली ये जो अमेरिकी रियासत टेक्सास से है इनका ताल्लुक, ये फ्रेस्को में रहती हैं और ये 8वीं जमात की तालिबा हैं। इन्होंने जो है एक मॉलिक्यूल दरियाफ्त किया है जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज और इसके हवाले से जो रिसर्च है उसमें काफी हेल्पफुल हो सकता है। जी बिल्कुल, हम अमेरिका की बात करें और कोशिश की अमेरिका से बात भी करें, आपके साथ लेकर आए इनको, उनसे पूछे कि उन्होंने किस तरीके से इस पे सारे मामले के ऊपर काम किया है। खैर फिल वक्त हम उनको ये एजाज विश भी करते हैं और हम विश करते हैं साइंसदान का नौमर साइंसदान का, और बड़ा हेल्प आउट कर रहा है ये एजाज साइंसदानों को फ्यूचर रिसर्च के लिए। सो आगे हमने पढ़ना है, ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरा गला बंद हो चुका है, लेकिन मैं ब्रेक में मैं हूं ना इसका हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेरा घर जो है हमारा सेगमेंट, उसमें वसी शाह साहब हमें सलाहुद्दीन सली साहब के घर बिल्कुल लेके जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वो सेगमेंट एंजॉय करें, मैं अपना गला ठीक करके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मेरा घर। और आज हम आए हैं लाहौर की, अंदरून लाहौर की एक ऐसी इमारत, एक ऐसे घर में जो अंदरून लाहौर की पहचान है। 350 बरस, तकरीबन 350 बरस पुराना ये घर है, यानी कि अब तो ये आबाद है, और ये हवेली बारूद खाना कहलाता है। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के हम घर आए हैं, आइए जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, की क्या हाल है? ठीक है, जफ्फी भी नहीं पा सकते। नहीं वो की करिए फिर इस तरह कर लें। आए तशरीफ रखें। शुक्रिया।
अच्छा, हम चाह रहे थे कि आज बैठ के गुफ्तगू करने के बजाय ज़रा ये जो एक तीसरा किरदार है आज वक्त मेरे और आपके अलावा, हवेली, ज़रा इससे भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। बिल्कुल, आए चले। कहाँ से आगाज़ करेंगे? यहाँ से, इधर से फिरते फिराते जहाँ मर्जी निकल जाएंगे। मियां साहब, ये सहन है बुनियादी तौर पे हवेली का? जी बिल्कुल, जिसको हम पंजाबी में वेड़ा कहते हैं। तो ये ओरिजिनली इस घर में ये वेड़ा नहीं था। ये वाला जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ कमरे थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि यहाँ रहता नहीं था, 50 साल से ये घर खाली था, तो ये एक छत ऊपर की गिरी, वो नीचे की छत को भी ले गई, उससे नीचे की छत को भी ले गई। तो नेचुरल वेड़ा बन गया। एक नहीं, फिर इसको सारा गिरा, फिर हाँ, उसको फिर मैंने ये सारा ये क्या कहते हैं अपनी खुद ही क्रिएट किया अपने दिमाग से कि भाई अगर उस ज़माने में अगर ये खुला दलान होता तो किस तरह कैसा होता। लेकिन ये बुनियादी तौर पे बारूद खाना का मतलब है कि यहाँ पे बारूद रखा जाता था। महाराजा रंजीत सिंह के जो कमांडर थे लाहौर के, उनका ये घर भी था, एक हिस्सा उनका घर था और बाकी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। और यहाँ असला, बारूद, गन पाउडर, घोड़े, कैरेजेस, तोपें, इस तरह की चीज़ें राइट अंडर हिज सुपरविजन। वो इसलिए होता था कि कोई अगर खुदा न खास्ता बगावत हो जाए तो कोई लूट के ना असला। तो जो हमेशा ये होता था कि जो असला खाना जो होता था, या जो जिस आप कह सकते हैं कि ये कोर कमांडर का घर था, और साथ उसके तमाम जो था वो आर्सेनल जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हवेली तकरीबन 1860 से है। तो उस वक़्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ कोई इतना कोई जंग हुई। जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने फिर इनसे ज़ाहिरी बात है कि ये फिर उनके कब्जे में। उस वक्त भी ये बारूद खाना रही? नहीं, बारूद खाना नहीं रही। बाजार जो है बाहर का, उसको अभी भी उसका नाम वही है, बाजार बारूद खाना, पुराना ही। ठीक है। अंग्रेज़ों के मसरफ में क्या उसका मसरफ रहा? ये अंग्रेज़ों ने ये किया कि हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी वो जहाँ पानी वाला तालाब है ना, क्योंकि यहाँ पानी का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बनाना था एक वाटर रिजर्वायर। नलके बल्कि कोई नहीं थे यहाँ, हमारे हवेली में भी कुआं था अपना। वो हमेशा जो वाटर का जो बनता है पानी की टैंकी किसी भी शहर में, तो सबसे ऊंची जगह पे बनती है। ठीक है, ताकि नीचे तो वो बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस कोई मेरा ख्याल 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी कोई 2, 4, 5 फुट ऊँचा है। तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर कर ली वो जगह, और उसके इवज़ हमें फिर ये प्रॉपर्टी। ठीक। और तो आपके बुजुर्ग यहाँ रहते रहे हैं या? जी बिल्कुल, मैं मेरी अपनी पैदाइश यहीं की है। मेरे वालिद की, मेरे दादा की, और मेरे जो परदादा थे उनके जो वालिद थे मियाँ करीम बख्श, मेरे दादा के दादा थे, उनकी पैदाइश यहाँ नहीं हुई। तो इसका मतलब अल्लामा भी यहाँ? मेरी जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, ठीक, जो मियाँ असलम साहब के वालिद थे, जो जिनको नकाश फितरत का भी खिताब मिला था। अपना ही वॉज अ नॉवलिस्ट, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ 100 से ज़्यादा और खालू थे डॉक्टर तासीर के, उन्हीं के पास ही पले, क्या कहते हैं, डॉक्टर तासीर यहीं 6 साल की उम्र में आए थे। तो उनके साथ बहुत दोस्ती थी अल्लामा साहब की, और चौधरी सुल्तान साहब जो फैज़ साहब के वालिद थे। फिर आप देखिए कि यहाँ फिर अपना महमूद अली कसूरी साहब की पैदाइश यहाँ की है, इसी घर की है, क्योंकि उनके जो दादा थे मौलाना कसूरी, उनको मियाँ करीम बख्श साहब वहाँ से लेके आए थे कसूर से, कि जो अंजुमन हिमायत इस्लाम है, इन्होंने जो सर सैयद की लाइंस के ऊपर पंजाब के मुसलमानों को एजुकेट करने का जो प्रोग्राम किया था, जहाँ आप देखते हैं आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, और इस्लामिया कॉलेज हिमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहम्मद इसी हवेली में मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, क्योंकि अंजुमन का जो सालाना जलसा था उसमें बैठ के तो जो मुस्लिम माइंड्स इकट्ठे होते थे सारे हिंदुस्तान से, कभी बाहर से भी उलमा आ जाते थे, जिस तरह
फ़लस्तीन के जो मुफ्ती थे वो तशरीफ़ लाए, या कोई अल अज़हर यूनिवर्सिटी के कोई बहुत बड़े कोई आलिम वो आ गए। तो वो यहाँ पर बैठ के तो एक सोच विचार होती थी कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो कमरा है जो कभी-कभी खुलता है, जो नहीं खुलता तो रोज़ ही है, क्योंकि इसको हवा ज़रूर इसको लगनी चाहिए कमरे को, पुरानी ये जगह है, लेकिन इस्तेमाल हम इसको कम करते हैं। ये ऐसा एक कमरा था कि जो अब ये जो हिस्सा जहाँ हम खड़े हैं वो आप देख रहे हैं, ये जो आर्चेज हैं उसके इस तरफ ये सारा उसका घर था। सो ये जो कमरा है आप कह सकते हैं कि अगर आप इसकी छत को स्टडी करें, ये एब्सोल्युटली ओरिजिनल हालत में है, ठीक है। और ये वो कमरा था मेरा ख्याल है कि जहाँ ये इस जगह पे ये जो छोटा सा एल्को बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत शीश महल टाइप, और इसके ऊपर फूल और हर चीज़ बहुत खूबसूरत ये काम हुआ है। और ये उसी ज़माने का सारा ये जो सब कुछ नहीं, हर चीज़, ये लकड़ी, ये छत, हर चीज़ जो है ये उसी ज़माने की है। यहाँ मैंने अभी जब आगा खान से लोग जो इसकी मरम्मत करने आए हुए थे, जो आए तो उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे पता नहीं था, कि यहाँ 3 खिड़कियाँ थी इधर, ठीक है, और कमरा मुझे याद है कि था एक, ठीक है। वो गालिबन वो था कि जब यहाँ वो अपना ग्रंथ पढ़ते थे, तो ख़वातीन जो थी वो भी पर्दा करते थे, तो वो ऊपर इस कमरे में पीछे से उसकी सीढ़ी थी, तो वो बैठ के पर्दे आगे लगा के, तो यहाँ वो 3 चिलमन के पीछे से वो यहाँ बैठ के तो वो सुनते थे। और ये तस्वीर जो है ये मेरे जो अमीरुद्दीन साहब, नहीं, मेरे मियां अमीरुद्दीन साहब के दादा की है, मियां करीम बख्शी, इनके बारे में आपको बता रहा था कि अंजुमन हिमायत इस्लाम इन्होंने की। आप देखें कि प्रोफेसर नज़ीर जो थे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, भूल गया, वो भी यहीं पैदा हुए थे, और वो महमूद अली कसूरी साहब के फर्स्ट कज़न थे, अच्छा, खाला के बेटे थे। ठीक है, चले आए और भी आपको दिखाते। ये कुर्सियाँ जो हैं ये बड़ी पुरानी हैं, इन पे अल्लामा इकबाल भी, कायद आज़म भी, और सबसे खुशी की बात है कि कायद आज़म की बेटी जब आई थी वो भी इन पे तशरीफ़ फरमा हुई। तो इस सबसे जो हिस्टोरिकल चीज़ यहाँ इस कमरे में जो है वो ये कालीन है, जो कि 23 मार्च को अपना 1940 में उस स्टेज पे बिछा था, और जिस पे कायद आज़म ने खड़े होकर की डिमांड की। तो ये क्योंकि मियां अमीरुद्दीन साहब जो थे इस जलसे के इंचार्ज थे, पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, और जलसा ऑर्गेनाइज करना उनके ही जिम्मे था, तो बहुत सारी चीज़ें घर से गई थी, ठीक है। तो फिर ये कालीन जो था ये मैं कैन आई टच दिस? या श्योर, एब्सोल्यूट। वाह, ये अब देखे ना, कई दफ़ा ये रखना भी एक बड़ा नहीं, आप एक पेयर था ये, अच्छा, और दूसरा पता नहीं ख़त्म हो गया या, देखिए किस्मत की बात होती। मेरे वालिद बहुत कम आया करते थे यहाँ, तो ये मैंने बाहर रखा हुआ था बेचने के लिए। तो वालिद मेरे आए तो मैंने कहा ये मैं बेच रहा हूँ, उन्होंने कहा उर्दू दे पट्टे। तो वो कालीन चढ़ा मैं अपनी हथाना बिछाया ऐसी स्टेज होते, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम तो उन्होंने सारा किया था। तकरीबन इसको कोई 1 साल लगा इसकी मरम्मत होने में, और इसकी शक्ल ही बदल गई। मुझे इतनी वो लाल फर ऊपर इसको ऊन आई हुई थी चारों तरफ कि ये डिज़ाइन नज़र ही नहीं आता था। ये तो सामने 2 कालीन आप देख रहे हैं, उस साइड पे पीछे आपके, ये भी उसी नहीं, ये नहीं, ये भी ईरानी कालीन है। ये अपना अलामा साहब को अफगानिस्तान के बादशाह ने गिफ्ट किए थे। और ये तस्वीर मुझे बहुत ही, मैंने रिसेंटली इसको, ये वाली, हाँ, ये एक ईरान के एक है आर्टिस्ट है रूहुल अमीन, तो उनकी ओरिजिनल से कॉपी करवाई है। ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत है। ये आखिरी मुगल शहंशाह ज़फ़र आदमी, उसको ना जानिएगा वो कैसा ही साहिब हो, कैसा ही साहिब फहम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में
खौफ खुदा। ये भी मैंने पेंटिंग बनवाई थी, ये एक टीपू सुल्तान की आखिरी द लास्ट फाइट ऑफ टीपू। ठीक है। और ये इसकी जो ओरिजिनल पेंटिंग है दैट लाइज इन दी विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम, और उसके ऊपर अल्लामा साहब की जो वसीयत थी, टीपू सुल्तान की वसीयत, तू रहना बंदे शौक है मंजिल ना कर कबूल, ये अल्लामा साहब की हाथ की लिखाई। क्या क्या ये वाली? हाँ। अरे वाह, ये उसको उन्होंने बड़ा किया हुआ, लेकिन ये एक्चुअल मैं समझ गया। ये भी जरा डिफरेंस है। ये कश्मीर का है, पीस फ्रॉम कश्मीर। ये महारानी जिंदा की है, जो महाराजा रंजीत सिंह की जो बहुत आई ऑलवेज थॉट के बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं कि एक सिखों की क्योंकि हवेली है तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ये भी उसी ज़माने की एक खातून की तस्वीर है, टिपिकल पंजाबी वुमन इन रंजीत सिंह स्टाइल। जी एक तो ये मेरी फेवरेट तस्वीर जो कायद आज़म की बेटी जब तशरीफ लाई थी। अच्छा, मैंने देखा कि आपने हमेशा, मेरी आपसे सैकड़ों मुलाकातें होंगी बिला मुबालगा, लेकिन आपने हमेशा जो कायद की जो साहबजादी हैं उनका बड़ा आपने यानी कि बड़े एहतराम से हमेशा जिक्र किया आपने। एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ जब ये तशरीफ लाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ख्वाहिश थी इनसे मिलने की। फिर यहाँ इधर ही खड़े हुए मैं उनको ये तस्वीर दिखा रहा था कायद की मेरे वालिद के साथ, जब ये 1940 के जलसे में मेरे फादर जो थे, वालिद मेरे मियाँ सलाउद्दीन चीफ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुए थे, क्योंकि उस वक्त कायद की जान का खतरा था, खाकसारों वाला वाक़या हो गया। और ये भी तस्वीर नवाब ममरोड के घर पे साथ अपना मलिक फिरोज़ खान नून और मेरे दादा सरदार शौकत याद और सब लोग, ये तस्वीरें उनको मैं दिखा रहा था। तो इस तरह टर्न अराउंड करके ना मुझे कहती हैं, तब मैं उस ज़माने में सिगरेट पिया करता था, बहुत 2 डब्बियाँ तो वो मैं ही हाथ में मेरे सिगरेट था, लगाया नहीं मैंने, जरूरत से पता हाथ में था। तो मुझे कह रही नहीं, आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। मैंने कहा मैम इज़ दैट एन ऑर्डर? बड़े प्यार से कहने लगी, हंस के कहने लगी, यस टेक इट एज एन ऑर्डर। यकीन करें मैंने वो सिगरेट पीना छोड़ दिया। और यही इसी जगह पे खड़े हुए थे। मेरी वालदा मुझे कहने लगी दूसरे तीसरे, मेरे कहते थे छड़े, मैंने कहा वो तुसी ने लामा इकबाल की बेटी, वो कायद आज़म की बेटी। थैंक यू सो मच मियां साहब, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच शाह जी, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्क्वाश प्लेयर फाइजा जफर से, और बहुत ही ज़बरदस्त होनहार तालिब इल्म है जो कि नॉटिंघम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में PhD की तालिबा भी हैं और स्क्वाश खेलती हैं। जैसे कि मैंने बताया, एबटाबाद में रवा साल खेली जाने वाली विमेन स्क्वाश चैंपियनशिप की फाते रही हैं और खेलों में खवातीन की भरपूर शिरकत की हामी भी हैं। हम बात करें उनकी अचीवमेंट्स की तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और पाकिस्तान में रैंकिंग के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। और तालीम के साथ साथ खेल में भी नुमाया कारकर्दगी कैसे बरकरार रखती हैं और कौमी वुमेन स्क्वाश चैंपियनशिप की जीत उनको लगी, पूछते हैं फाइजा जफर से ही। फाइजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि एबटाबाद में जो खेले जाने वाली कॉमन स्क्वाश चैंपियनशिप थी विमेन, उसमें आपका मुकाबला अपनी बहन से था और आपने अपनी बहन को बहुत ही कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त दी। कैसा लगा जीत कर और जो ये चैंपियनशिप है इसमें पार्टिसिपेट करके? आई थिंक कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद हम सब लोग एक तो बहुत खुश थे कि हमें एक मौका मिला वापस से कम्पीट करने का। और फिर आई थिंक कोई भी टूर्नामेंट में कोई भी एथलीट जब जाता है तो उसका पहला एम यही होता है कि उसका एम इनफैक्ट यही होता है कि वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे और इस परफॉर्मेंस में के थ्रू ही वो टूर्नामेंट जीत भी ले। तो आई थिंक लॉकडाउन के बाद जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मदीना को भी यही एम था कि वो टूर्नामेंट जीते और मेरा भी यही एम था एंड आई एम श्योर बाकी प्लेयर्स का भी यही एम होगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन फिजिकल ट्रेनिंग करती रही थी तो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा लगा कि मैं टूर्नामेंट जीती। लेकिन अगेन बहन के साथ फाइनल होने का ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होती है कोर्ट में। लेकिन देन अगेन हम लोगों ने बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप का नज़ारा ये किया था कि हमने कहा था जो भी बेहतर खेलेगा उस दिन
वो चैंपियन होगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज एबल टू प्ले अगेंस्ट माय ओन सिस्टर इन द फाइनल। आई एम आल्सो हैप्पी कि आई एम द पाकिस्तान नेशनल वुमेन चैंपियन 2020। तो आई थिंक दोनों बहुत अच्छे, आई थिंक मेरे लिए बेस्ट खुशी थिंग का वाज मौका है। कि जो ट्रॉफी थी वो घर में ही आनी थी, फायजा जीतती या मदीना जीतती घर में ही आती ट्रॉफी। अच्छा, लंदन में तो आप है ही, वहाँ पे आप पीएचडी भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, वर्ल्ड टूर पे भी हैं। स्क्वाश को लेकर मजीद आने वाले दिनों में आप क्या देखती हैं? खासतौर पे पाकिस्तान का बड़ा मकाम रहा है फायजा, तो क्या देखती हैं, आपके इरादे क्या हैं? अगेन मैं यही कहूँगी कि पोस्ट लॉकडाउन अब वापस से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रिज्यूम होने स्टार्ट हुए हैं और प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कम्पीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में नंबर 2 हूँ, लेकिन अगेन इंशाल्लाह और नेशनल टूर्नामेंट खेल के अपनी रैंकिंग बेहतर करके टॉप नंबर 1 पे आऊँगी इंशाल्लाह। और इंटरनेशनली भी कम्पीट करके आई थिंक टॉप मेरी 75 थी। अब इस साल का यही एम है कि मैं इंटरनेशनली इवेंट्स जीतूं, 10Ks और 20Ks के टूर्नामेंट्स जो होते हैं स्क्वाश के इंटरनेशनली, और अपनी रैंकिंग जो है वो टॉप 50 पाकिस्तान के लिए लेके आऊँ। अच्छा फायजा, स्क्वाश में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं और अभी हमने जिसका एक सबूत ये भी देखा जो एबटाबाद में कौमी विमेन स्क्वाश चैंपियनशिप हुई, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, जीता भी। और पाकिस्तान में अगर हम स्क्वाश के खेल की बात की जाए तो क्या सजेशन देंगे आप गवर्नमेंट को, किसको किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है? ये एबटाबाद का टूर्नामेंट इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि पार्टिसिपेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। ना सिर्फ पाकिस्तान से पूरी लड़कियां पूरे पाकिस्तान से आई थी, बल्कि एबटाबाद की लोकल गर्ल्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बहुत आई थिंक बहुत अच्छा ऑन पार्ट ऑफ एबटाबाद स्क्वाश में कहूँगी कि उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि इस तरह लड़कियों को एक एक्सपोजर मिला। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि क्योंकि स्क्वाश इतनी दरअसल स्क्वाश थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है, तो लड़कियों को मोटिवेशन देने के लिए आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ उनको रैकेट्स, उनको बॉल्स, और उनको जहाँ पे वो क्लब्स वगैरह में, लोकल क्लब्स वगैरह में वहाँ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो इंकरेज हों। तो गवर्नमेंट से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि किसी तरह से आप वर्क करें इंटरनेशनली, ऑस्ट्रेलिया स्क्वाश ऑर्गेनाइजेशन या इंग्लैंड स्क्वाश ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करें, जिसमें वो लोग इन लड़कियों को ज़्यादा इक्विपमेंट के साथ जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि इन लोग का शौक और भी बढ़े और ना सिर्फ इनका बढ़े, ताकि वो बाकियों को भी कह सकें क्या है। क्योंकि अगर एक पॉइंट आता है जब पे आपके एक्सपेंसेस स्क्वाश के इतने आ जाते हैं कि आप फिर यू हैव टू कैलकुलेट कि मैं ये अफोर्ड भी कर सकती हूँ या नहीं। तो इस लिहाज से आई थिंक गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को इस लिहाज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने सजेशंस तो बहुत ज़बरदस्त दिए हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से वो लड़कियां जो स्क्वाश खेलना चाहती हैं मगर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनको उस तरह की सहूलियात मैसर नहीं है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन्हें? मैं पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं और जो कि स्पोर्ट्स का एक पैशन रखती हैं या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस इंटरेस्ट को आपने परस्यू करना है, और किस तरह परस्यू करना है, वो कोई भी स्पोर्ट हो। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, आप फैसिलिटीज़ देखें कि आपके लोकल एरिया में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने मेरे घर के करीब स्क्वाश कम्प्लेक्स था जहांगीर खान का, और मैं आई वाज ओनली 10 years old जब मैंने स्टार्ट किया क्लब जाना, और वहाँ पर जाके मेरा शौक बढ़ा और फिर वहाँ से आई वाज एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे। तो आई थिंक अगर आपका भी शौक है और आप परस्यू करना चाहते हैं कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, बैडमिंटन हो, तो आप ज़रूर उसको परस्यू करें, बल्कि इस एम के साथ परस्यू करें कि उसमें आप एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। आपने जो कि जहांगीर खान का जिक्र किया, वर्ल्ड नंबर 1 रहे, बहुत ज्यादा खेले भी और जीते भी, आपका फेवरेट कौन है फायजा? करंटली आई थिंक मेरे 3 आइडियल्स हैं। लड़कियों में निकोल डेविड जो कि चैंपियन रही हैं और काफ़ी सालों तक रही हैं, रनीम अल वलीदी इजिप्ट की, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं और अभी रिटायर हुई हैं। और ऑब्वियसली लड़कों में आई लुक अप टू हमारे नेशनल हीरो जहांगीर खान।
तो डेफिनेटली आई थिंक ये तीनों मेरे आइडियल्स हैं एंड आई वांट टू फॉलो देम अर्ली एंड 80s to mid होपफुली बी लाइक 90s देम। जहांगीर खान साहब जबरदस्त रहे, देन जानखेर खान साहब। थैंक यू वेरी मच फायजा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग इन एक्सप्रेसो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब जाएंगे हम कोल किचन में, जहां पे रिदा हुमायूं में कुछ बता रही हैं, तो हम जानते हैं कोल किचन में आज हमारे लिए क्या है। मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट रिदा हुमायूं और आज मेरे साथ शेफ़ फातिमा हैं और हम आज आपके लिए 2 ऐसी रेसिपीज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं और ये आपको कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। सो हमारी पहली रेसिपी है ग्रीन पंच जूस। फातिमा, हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्यूकम्बर लेना है, उसके बाद ग्रीन एप्पल लेना है, कीवी है, कोरिएंडर है और मिंट है और थोड़ा सा लेमन फॉर टेस्ट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फातिमा, सबसे पहले क्यूकम्बर के साथ हम बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे जो कि है ग्रीन एप्पल्स, कीवी और लेमन जूस, और इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि वो जूस की फॉर्म में आ जाए, प्यूरिड फॉर्म में ना। तो ये बहुत ही लो कैलोरिक ड्रिंक है। ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करने का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं और जो कैंसर सेल्स की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करते हैं। बहुत ही लो कैलोरिक ड्रिंक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर 20 to 25 कैलोरीज होती हैं और जब इतनी कैलोरीज होती हैं तो उसको हम लोग 0 कैलोरी ड्रिंक कहते हैं। वेजिटेबल्स में जनरली भी बहुत ही लो कैलोरीज होती हैं, वाइटामिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये कैंसर पेशेंट्स के अलावा वेट लॉस जो करना चाह रहे हैं उनको बहुत ही हेल्प आउट करता है। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट ये ड्रिंक लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देता है, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव कर देता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है और डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि है एक रेनबो सैलड। तो हम सबसे पहले लेटस ऐड करेंगे। लेटस के अंदर बहुत ही हाई फाइबर होता है और इसके अंदर बहुत ही विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर फ्रूट की सर्विंग ऐड कर रहे हैं जो कि है ग्रीन एप्पल्स एंड रेड एप्पल्स। इसके साथ हम इसके अंदर क्यूकम्बर और कैप्सिकम भी ऐड कर रहे हैं जो कि फर्दर वेजिटेबल की 2 सर्विंग्स हैं। ये भी एक बहुत ही लो कैलोरिक है, बड़ा अच्छा स्नैक है। आप इवनिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लंच में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको सिंपली टॉस कर देंगे लेमन जूस के साथ, ब्लैक पेपर के साथ और सॉल्ट के साथ। अब हम इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड कर देते हैं और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं वो इसमें सॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेमन हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा और ये बहुत ही लाइट होता है, कैंसर पेशेंट्स की बॉडीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता। अब इसको टॉस करने के बाद हम इसके अंदर ट्यूना फिश ऐड करेंगे। ट्यूना के अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही बूस्ट करते हैं, आपको कैंसर से फाइट करने में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं और ना सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बहुत सी प्रॉब्लम से आपको ये सेफ रखते हैं। और विटामिन डी की जिन लोगों को कुछ कमी होती है उसके अंदर भी वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा रेनबो सैलड तैयार हो गया है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो आप अगर जो कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडीज वैसा ही रिएक्शन देंगी। तो ये हमारी 2 बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रेसिपीज तैयार हो गई हैं, ग्रीन पंच जूस एंड रेनबो सैलड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे अच्छी खबर। क्रिकेट कम्स होम। ओह यस, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबेन क्रिकेट सीरीज के मैदान सजने को तैयार हैं और जिम्बाब्वे हैं और इसका बुनियादी मकसद महंगाई के खिलाफ इस वक्त जो इक़दाम हैं पंजाब हुकूमत के उस पर तवज्जो देना। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी चेयर करेंगे और महंगाई के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाएगा पंजाब हुकूमत के क्या इक़दाम हैं
अब तक इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे एक्सप्रेस न्यूज और ओवीसी एक्सप्रेसो के अंदर भी। लास्ट बट पोल बता दें, पोल में हमने पूछा था कि टिकटॉक की बहाली हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं। 32% ने कहा बिल्कुल नहीं, जबकि 65% लोगों ने कहा कौन है, और 65% ने कहा हाँ, और 3 लोगों ने कहा कि पता नहीं। 3 लोग अरमला हसन, हाँ मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने पता टिकटॉक होंदा की है भाई, आपको पता है मतलब 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में यूज करते हैं। खैर आपका फीडबैक बहुत जबरदस्त था, थैंक यू वेरी मच। आप फीडबैक देते रहा करें, हमारा इंस्टाग्राम भी फ्लैश होता रहता है विद दैट व्हाट्सएप, सेव कर लें हमारा व्हाट्सएप, हमेशा हम कहते हैं। सो वी ऑलवेज वेलकम योर फीडबैक जब भी आप करते हैं। उसके साथ साथ हमने कोशिश की, आज वैसे साबिक सदर पाकिस्तान के फारूक लगारी साहब की डेथ एनिवर्सरी भी है आज, सो उनको भी हमने एक ट्रिब्यूट देना था आज, उनकी जो सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए। विद दैट कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनसे रिलेटेड रही, लेकिन टाइम कम था तो इस पे हम बात नहीं कर पाए। लेकिन क्रिकेट कम्स होम, सो हैव अ वेरी नाइस खबर के साथ हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए आज यूजुअली हम आपको कहते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स हैं, आप वहां पे जाएं। और एग्जैक्टली व्हाट्सएप भी है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, और तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल हम नए शो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।